हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2024 बहुत नज़दीक आ चुका है और 2024 की ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, इस 2024 में जितने भी दिन बचे हुए हैं, इन शेष दिनों में अब हम और आप मिल करके 2024 में जलवा काटने वाले हैं। दोस्तों, टॉपर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो। मैंने पहले ही आपको बताया था कि भौतिक विज्ञान में 95% आपको हम दिलवाएंगे अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं और जितने भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं वो आप तैयार करते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रूफ्स होते हैं, उन क्वेश्चन और प्रूफ को एक साथ हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखते रहना है और आपको साथ में बस याद करने की कोशिश करनी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप लोग इतना कर लेंगे तो 95% फिजिक्स में आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर भी देखेंगे। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। दोस्तों, अवतल लेंस की द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, बहुत बार मैंने आपको करवाया है। अगर आप भी नहीं तैयार है तो एक बार फिर से देख लीजिए। दोस्तों, इसमें होता है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। अब दोस्तों, आपको हम अगर बताएं कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे कि ये हमने एक अवतल लेंस बनाया, ठीक है, जो होता है बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। तो ये एक आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी ये एक मुख्य अक्ष होता है, इसके समांतर जैसे कि ये प्रकाश किरणें चल रही हैं, ये वाली, ठीक है, दोनों तरफ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, इस प्रकार से यहाँ से इस बिंदु से जाती हुई आपको प्रतीत होती है। तो इस बिंदु को ही हम यहाँ पर F2 नाम देते हैं और इधर F1 होता है, यानी इसको द्वितीय फोकस कहते हैं और इसको प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यानी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, वही द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। ठीक है, समझाइए। तो ये आपका प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे कहेगा कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, तो अब आपको इसमें लिखना है कि नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता कई बार पूछा गया है, तो आपको लिखना है नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्ता है। तो ये आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति बताइए और इसकी क्या महत्ता होती है, वो समझाना है आपको। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसे ही देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ से आपको इस प्रकार इन्वर्टेड कामा में लिखना है। ठीक है,
यहाँ तक का। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपकी परिभाषा है किसकी, देहली आवृत्ति की। ठीक है, जैसे प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं देहली आवृत्ति कहलाती है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस कह रहा है इसकी क्या महत्ता है, तो महत्ता में हम लिखते हैं कि इसमें कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, प्रकाश की देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी देखते हैं अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। चलिए दोस्तों, उसके बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, जब ये स्वप्रेरण गुणांक पूछा जाता है तो इसका ये डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन वो लॉन्ग में आता है। बस आपको अगर 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाएगा तो बस इतना ही लिखना होता है। तो जब पूछेगा स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए तथा इसका सूत्र लिखिए, तो आपको यही लिखना है। हम इसमें लिखेंगे कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो। बहुत ही आसान है, कहने का तात्पर्य है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो। ठीक है, तो यहाँ पर L बराबर N∅B अपान I लिखा जाता है। ठीक है, L बराबर N∅B अपान I, जहाँ पर N∅B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है, L क्या है, चुंबकीय प्रेरण गुणांक है, और ठीक है L क्या है, आपका चुंबकीय प्रेरण गुणांक होगा, I आपकी धारा हो गई। ठीक है, तो यहाँ से L बराबर N∅B अपान I इस प्रकार से लिखिए। और जब कह रहा है कि I बराबर 1 एम्पियर हो यानी धारा बराबर 1 एम्पियर, तो L बराबर N∅B रह जाता है। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये हो गया स्वप्रेरण गुणांक, उसके बाद में आता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब इसमें क्या होता है ध्यान से समझिएगा जरा। कह रहा कि 2 कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, उसमें क्या था, एक कुंडली में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 2 कुंडलियों में होता है, इसीलिए इसको अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, तो M बराबर N∅B अपान I1 होता है। ठीक है, उसमें स्वप्रेरण गुणांक L से प्रदर्शित करते थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है इसलिए M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो M बराबर क्या हो जाएगा, N∅B अपान I1। ठीक, और I1 जब 1 एम्पियर रखते हैं तो M बराबर N∅B बचता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तरंगाग्र को परिभाषित करना जो होता है। इसमें क्या लिखते हैं कि किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तरंगाग्र गोलीय, बेलनाकार तथा समतल प्रकार के होते हैं। ठीक है, तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लिखना है किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। और तरंगाग्र गोलीय, बेलनाकार तथा समतल प्रकार के होते हैं। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो कला संबद्ध स्रोतों से आपको क्या समझना है ये आप क्वेश्चन में समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे ऐसे स्रोत जिनका कलांतर नियत हो तथा समय के साथ न बदले कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक, क्या समझ में आया।
ऐसे स्रोत जिनका कालांतर नियत हो तथा समय के साथ न बदले कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आए होंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरी पड़ी है। इसलिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो उम्मीद करते हैं अगर आगे भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।